पराशर ऋषि क्या कहते हैं? बोले जब भी कोई जन्मपत्री सामने आए तो आपने क्या करना है? किसी ने कहा कि ये देखिए मेरा बेटा जवान हो गया है या बेटी बड़ी हो गई, इसका मुझे विवाह करना है। तो पहला सूत्र ये है, क्या ये बच्चा विवाह करने में इच्छुक है या नहीं? पहले आप ये देखिए। घर वाले चाहते हैं विवाह हो जाए, पिताजी चाहते हैं विवाह हो जाए, घर वाले, पर लड़का या लड़की भी चाहती है कि नहीं, हम इसे कैसे देखेंगे? तो जन्म पत्री का जो लग्नेश है, यह सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। आप ये देखिए लग्नेश की स्थिति क्या है। लग्नेश इस बात की घोषणा करता है कि यह व्यक्ति विवाह में इच्छुक है या नहीं। अच्छा, इस लग्नेश को देखना हो तो इसके और बहुत सारे मापदंड हैं, बहुत महत्वपूर्ण मापदंड है। विवाह के दृष्टिकोण से आपको D9 चार्ट भी खोल लेना चाहिए, क्योंकि विवाह में यह व्यक्ति उत्सुक है या नहीं, यह घोषणा D9 चार्ट करेगा। लगन में आपके गुरु बैठा है, लगन कुंडली में शुक्र है, बुध है, आपको लगता है तो बड़ी अच्छी पत्री है। लेकिन D9 में जाके देखिए कि लग्नेश जो जन्म कुंडली का है, उसकी D9 कुंडली में क्या स्थिति है? क्या वो D9 कुंडली में छठे, 8वें, 12वें या कहीं ऐसे त्रिकड़ाय में या त्रिक भाव में तो नहीं है? जन्म कुंडली में तो वो उच्च का था, जन्म कुंडली में तो गुरु भी था, जन्म कुंडली में तो शुक्र भी था, जन्म कुंडली में तो बुध भी था केंद्र में, लेकिन इसका विवाह नहीं हो रहा। तो D9 में देखिए, अगर वो त्रिक भाव में है, त्रिकड़ाय में है, त्रिक भाव 6, 8, 12 को कहते हैं, और जो त्रिकड़ाय होता है वो 3, 6 और 11वें भाव को कहते हैं। एक उपचय भाव होता है, उसे 3, 6, 10, 11 कहते हैं। इसमें 10वां भाव महत्वपूर्ण है। त्रिकड़ाय के पास 10वां भाव कर्म का भाव नहीं है। अगर लगन कुंडली में उसकी स्थिति अच्छी है, पर D9 में वो 6, 8, 12 में है या पाप प्रभाव में है। अच्छा, पाप दृष्टियों का बड़ा मूल्य है। अगर पाप ग्रहों की, अशुभ ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं तो विवाह में देरी होती है, उस व्यक्ति का मन ही नहीं करता। लगन कुंडली का श्रेष्ठ ग्रह नवांश कुंडली में अगर त्रिक भाव या त्रिकड़ाय में चला गया है तो इसका विवाह में मन नहीं कर रहा है, ये सोच नहीं पा रहा है मैं क्या करूं। और कहीं लगन कुंडली में वो द्विस्वभाव राशि हुई तो ये सोचता है शुड आई डू, शुड आई शुड नॉट डू। अगर लगन कुंडली में ये चर लगन है तो इसे जल्दबाजी है, ये जल्दी चाहता है कि निर्णय हो। और अगर स्थिर राशियां हैं 2, 5, 8, 11 लगन कुंडली में, तो ये सोचता है जो हो तो हो, मैं ऐसा दृढ़ता से चाहता हूं। लेकिन ये तय कैसे होगा? ये D9 में होगा। अगर D9 में लगन कुंडली का लग्नेश पाप प्रभाव में है, पाप स्थानों पे है, इसके विवाह में बहुत दिक्कतें हैं। अच्छा पंडित जी, ये बताइए इसका विवाह होगा या नहीं होगा? उम्र हो गई 30 साल, 35 साल, जो रिश्ते देखते हैं बात ही नहीं बनती। तो अब आप ये देखिए कि अगर D9 चार्ट का लग्नेश, D9 चार्ट के लगन का स्वामी का संबंध अगर जन्म कुंडली के लग्नेश के साथ हो जाए, ये बहुत शुभ सूचना है। अगर लगन कुंडली में पाप प्रभाव भी हो, लेकिन D9 चार्ट में लग्नेश का, D9 का लग्नेश और जन्म कुंडली के लग्नेश, इफ दे आर एस्पेक्टिंग ईच अदर, ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। ये कहता है परेशानियों के बाद, दिक्कतों के बाद संबंध अच्छे हो सकते हैं। विवाह के लिए लग्नेश से ज्यादा महत्वपूर्ण D9 चार्ट है, और D9 चार्ट का जो लग्नेश है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। D9 चार्ट में यदि त्रिक भाव के स्वामी लगन कुंडली के लगन को देख ले, लग्नेश को देख ले, इसका विवाह सुखी नहीं रहेगा।
फिर से सुने ये सूत्र, D9 चार्ट के त्रिक भाव के स्वामी, 6, 8, 12 के स्वामी, त्रिकराय के स्वामी अगर लग्न कुंडली के लग्नेश को देख लें, इसे बहुत दिक्कतें होंगी, इसे बहुत परेशानियां होंगी। छठे भाव का, अच्छा D9 का छठा भाव देखता है, रोग रिपु ऋण से दुखी रहेगा, रोग रिपु शत्रु ऋण और कोर्ट कचहरियां। D9 का छठे भाव का स्वामी अगर लग्न कुंडली के लग्नेश को देखेगा तो ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर D9 के अष्टम भाव का स्वामी लग्न कुंडली के लग्नेश को देखेगा तो अचानक अकस्मात संकट आते हैं जिसका पता नहीं होता। अब एक और मजे की बात देखिए, इससे तो हमें पता चला कि इनका मन है या नहीं। अगर लगन कुंडली में पाप ग्रह भी हो, लगन कुंडली में शनि हो, राहु हो, मंगल हो, इनकी राशियां भी हो, तो ध्यान रहे लगन कुंडली का लग्नेश चाहे शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे कोई भी क्रूर प्लैनेट हो, वो बुरा नहीं होता। क्योंकि क्रूर प्लैनेट, पापी प्लैनेट केंद्र में अपनी अशुभता छोड़ देते हैं। एक बार फिर से सुने, लगन कुंडली में पाप ग्रह भी हो, अपने भाव के स्वामी भी हो, मानो लगन में मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, मेष राशि हो, वृश्चिक राशि हो, सूर्य की राशि हो, ये सब क्रूर ग्रह हैं। लेकिन अगर ये अपने घर में हैं तो ये नुकसान नहीं देते। क्यों? क्योंकि पापी प्लैनेट केंद्र के अंदर अपनी अशुभता छोड़ देते हैं। इसके विपरीत एक दूसरा सूत्र, अगर शुभ ग्रह लगन कुंडली में हो, गुरु की राशि धनु या मीन हो, शुक्र की राशि वृषभ या तुला हो, बुध की राशि मिथुन या कन्या हो, तो ध्यान रहे ये अपनी शुभता छोड़ देते हैं। अगर केंद्र में होंगे तो न्यूट्रल गेयर में आ जाएंगे। पापी ग्रह पाप छोड़ देगा और शुभ ग्रह शुभता छोड़ देगा, तो फिर ये अशुभ कब होते हैं? यदि इनके ऊपर एस्पेक्ट किसी क्रूर ग्रह का आ जाए। अगर मकर राशि या कुंभ राशि लगन में है, इसका स्वामी शनि तंग नहीं करेगा, लेकिन अगर यह शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि आ गई, अब ये क्रूर हो जाएगा। एस्पेक्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एस्पेक्ट हमेशा प्रभावित करता है। इसके विपरीत भी तो हो सकता है कि शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए। शुभ ग्रह की अगर दृष्टि आ जाए तो वो शुभता देता है। पाप ग्रह की दृष्टि आ जाए तो पाप देता है। अच्छा, ये कैसे तय करें कि इनका जो विवाह होगा वो कितना टिकेगा? लड़के या लड़की में से कौन बर्दाश्त करेगा? क्योंकि अक्सर एक व्यक्ति निभाता है, दूसरा नहीं निभाता। वो तो बहुत अच्छा होता है जब दोनों निभाते हैं। दोनों आजकल नहीं निभाते। दोनों नौकरी करते हैं, दोनों शाम को घर आते हैं थके हारे, और दोनों ये उम्मीद करते हैं अब हमें कोई संभाले, कोई चाय पानी पिलाए। अक्सर ये कोऑपरेशन आज के युग में खत्म हो गया है। ऐसे में कौन निभाता है? ये एक बहुत कीमती सूत्र मैं दे रहा हूं, इसे आप मास्टर की तरह यूज करें कि D9 चार्ट में केंद्र में अगर गुरु और शुक्र आ जाए, इन दी D9 चार्ट इफ गुरु एंड शुक्र केंद्र में आ जाए तो ये नवांश कुंडली के 1000 दोषों को दूर कर देते हैं। पराशर ऋषि का बहुत कीमती सूत्र है जो आपके लिए मैं रख रहा हूं। सिर्फ गुरु को शुक्र को देखें, क्या ये केंद्र में है D9 चार्ट में? तो ये बड़ा बहुमूल्य सूत्र है। अच्छा, एक सूत्र और भी है, शुक्र और बुध को भी देख लें। अगर शुक्र और बुध D9 चार्ट के लगन में केंद्र में आ जाते हैं तो ये भी बहुत से दोषों को दूर कर देते हैं। विवाह जो है वस्तुतः वो एक संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार से पहले वाला संस्कार है, और दो परिवारों की लाज, दो परिवारों का प्रेम हमें निभाना होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल धैर्यहीनता इतनी बढ़ गई है कि कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो कौन कर पाता है बर्दाश्त? यह कैसे पता चले?
पति पत्नी की कुंडली में कौन निभा रहा है, यह हमें कैसे पता चले? तो सिर्फ एक काम देखिए कि जन्म पत्री का चतुर्थ भाव सुख का भाव है। पराशर उस ऋषि उसे भाग्य से चिंता, भाग्य से जोड़ते हैं चतुर्थ भाव को। हम तो नवमी समझते हैं, पर चतुर्थ भी बहुत गिरती है। वो एक कमाल की बात कहते हैं, बोले जो स्ट्रेंथ देता है, चलिए एक सूत्र नोट करिए, किसी भी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ कौन देता है? चाहे पति पत्नी हो, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे मां बेटा हो, चाहे आपके बॉस के साथ आपके संबंध हो, ये कौन स्ट्रेंथ कौन देगा? फाइनली कौन संभालेगा? वो कौन सा प्लेनेट है? सूर्य और शनि की दोनों के बीच में एक प्लेनेट है जो सूर्य के साथ है, उसे मंगल कहते हैं। मंगल का एक ही काम होता है, वो स्ट्रेंथ देता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के D9 चार्ट में मंगल चतुर्थ से केंद्र में है, तो ये व्यक्ति रिश्ता निभाएगा, आखिर तक निभाएगा। ये डिवोर्स के विरोध में होगा। अगर दोनों में नहीं भी बन रही, तो यही व्यक्ति रिश्ता निभाने वाला है जिसका मंगल D9 चार्ट में चतुर्थ से अशुभ स्थानों में नहीं होना चाहिए। चतुर्थ स्थान सुख का है और मंगल ये घोषणा करता है कि मैं तुम्हारे रिलेशन को निभाने की गारंटी लेता हूं। अब मंगल अगर केंद्र में आ जाता है, शुभ स्थानों में आ जाता है, तो ये व्यक्ति उस रिश्ते को आखिर तक निभाएगा, चाहे डिवोर्स हो जाए। ये नहीं चाहेगा कि डिवोर्स हो, ये आप नोट कर लीजिए पॉइंट। और अगर लड़की की पत्नी में यही हो, बेशक ये रोड लड़ते हो, बेशक कोर्ट कचहरी में चले गए हो, बेशक कोर्ट से सम्मान आ गए हो, एकदम D9 चार्ट दोनों का देखो और देखो मंगल किसका केंद्र में है। जिसका केंद्र में ये निभाना चाहता है, वकील लाख मना करे, अगर मंगल केंद्र में है तो ये निभाना चाहता है। आपको बस प्यार से, धैर्य से उसको समझाना है किसी भी तरह। वो चाहता है रिश्ता मेरा ना टूटे। लड़की हो या लड़का, ये दो महत्वपूर्ण सूत्र। और एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताता हूं कि D30 क्या ये महत्वपूर्ण बात करता है। दिस इज द मास्टर की, ये अपने पास नोट कर लीजिएगा कि वैवाहिक संबंधों को D30 से कैसे देखा जाता है। अक्षय जी ने कहा था तुसी आना जरूर है और सूत्रों देने ने जेडे अनुभव दे होन। तो अक्षय जी मैं अपना वायदा निभा रहा हूं। D30 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। D30 का क्या मतलब हुआ? मेष लगन से लेकर, कीवराज ने कहा था मेष लगन शुरू हो गया तो चलो मेष से ही बात करते हैं। मेष लगन से लेकर मीन लगन तक 12 भाव हो गए। एक आवृत्ति और करो तो 12 और 12 24 हो गए। 24 में 6 जोड़ दो तो क्या हुआ? तो मतलब कुंडली के छठे भाव की बात कर रहा हूं मैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? D30 किसके लिए होता है? 6th हाउस की ये बात हो रही है। 6th हाउस की मैं बात कर रहा हूं। 6th हाउस 12वें का पत्नी के घर का या पति के घर का व्यय स्थान है। उस विवाह का व्यय स्थान है, उस विवाह का हानि स्थान है। D30 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और चेकिंग करो। अगर D30 चार्ट जो अकस्मात रोग, रिपु, ऋण, कोर्ट कचहरी, तलाक, डिवोर्स, जेल यात्राएं, क्योंकि 12वां भाव को देखता है, वो इतने सारे खतरनाक चीजें लेके बैठा हुआ है। D30 से देखो आपका वैवाहिक जीवन कैसा गुजरेगा। अगर D30 का लग्नेश शुभ ग्रहों से एस्पेक्टेड है, वहां बुध, गुरु या शुक्र की राशियां हैं। D30 का लग्नेश यदि बुध, गुरु, शुक्र की सौम्य ग्रहों की राशियों से संबंधित है और आपकी लगन कुंडली में भी यही राशियां हैं, तो विवाह बहुत सुखपूर्वक गुजरेगा। D30 से इसे चेक करिए।
D30 से चेक करिए। और अगर D30 का छठा भाव, D30 का अष्टम भाव, D30 का 12वां भाव, D30 का तीसरा भाव, अगर इनके घरों के स्वामी इस घरों की राशियों के अधिपति तुम्हारी लगन कुंडली का लग्नेश बन गया है, इसे विवाह का सुख नहीं मिलेगा। नोट करो ये पॉइंट। D30 का 6, D30 का 8, D30 का 12 ये कष्टदायी हैं। अगर लगन कुंडली में लग्नेश या सप्तमेश इन राशियों से प्रभावित हो तो गारंटी नहीं है सुख मिलने की, ये सारी उम्र लड़ते झगड़ते रहेंगे। और अगर इनके ऊपर पाप ग्रहों का एस्पेक्ट आ गया, शनि, मंगल, राहु या केतु, ये इस जन्म में ग्रह सुख लेके नहीं आए, यहां तक विवाह भी नहीं होता। D30 का 6, 8 एंड 12 के राशियों के स्वामी इफ दे आल्सो ऑक्यूपाइज, लगन कुंडली के स्वामी के साथ इनका रिलेशन जुड़ जाए, ब्याह तक नहीं होगा। कभी कभी हम कहते हैं लड़की बड़ी सोहनी है, मुंडा बहुत प्यारा है, पर पता नहीं होता, ब्याह नहीं होता। शादी की बात करें तो पता ही नहीं चलता। हम उपाय कर रहे थे लगन कुंडली से, हम उपाय कर रहे थे D9 चार्ट से, D30 को देखा ही नहीं। इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट जिससे हमें पता चलता है। अच्छा, और सूत्र हैं, देखिए कमाल के सूत्र। D9 चार्ट में अगर 7th और 8th हाउस के स्वामी आपस में एक्सचेंज कर लें, 7th हाउस का लॉर्ड 8th में हो और 8th लॉर्ड का लॉर्ड 7th में हो, ये खल योग है। पराशर ऋषि ने खल योगों की, दैन योगों की चर्चाएं की हैं। तो यह विवाह का सुख खंडित कर देता है, विवाह नहीं होता कभी कभी। और खास करके D9 चार्ट में लगन कुंडली बहुत अच्छी है और D9 चार्ट के अंदर हम परेशान हो रहे हैं कि वहां 7th और 8th का राशि परिवर्तन योग आ गया। योग तो बहुत सारे हैं, पर मैंने थोड़े से उन योगों की चर्चा करी जिससे आपको पता चले कि पराशर ऋषि ने कैसे कैसे सूत्र दिए हैं। और जो लोग लाल किताब की रिसर्च करते हैं उनको भी समझ में आएगा कि बहुत सारी बातें हसीबा, खेलीबा, करीबा, ध्यानम, ओते सूत्रा छुपाई हुई हैं, यही चीजें जा रही हैं, कहीं अलग से नहीं आ रहा है, पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विवाह में और भी बहुत सारी बातें हैं। जब भी विवाह की बात हो तो आप ये देखिए, इसका लग्नेश चर लगन का है, 1, 4, 7, 10 राशि का है। इसका लग्नेश स्थिर भावों का है, 2, 5, 8, 11 का है। इसका लग्नेश द्विस्वभाव राशियों का है। ऐसी सुनेगा तो ओदी मान लेगा, ओदी सुनेगा तो ओदी मान लेगा, लाई लगे भी जेड़ा जो कहता है चल पंद है। अगर आपकी लगन कुंडली का लग्नेश, अगर आपकी D9 चार्ट का लग्नेश द्विस्वभाव राशियों के हो, ये व्यक्ति निर्णय ही नहीं कर पाता, मैं ए करा कि ए करा, ये बड़ी हैरानी की बात है। और अगर स्थिर लगन है तो निर्णय सटीकता से करेगा, नहीं यही है, गलत है तो सही है तो। और अगर चर लगन है तो जल्दी से निर्णय लेगा, चाहे वो गलत हो जाए चाहे वो सही हो जाए। इसी में एक कमाल और आता है, वो मैं अगर इसमें ना जोड़ूं तो बात अधूरी रहेगी। दशाएं और अंतर दशाएं, लोग पूछते हैं गुरुजी ये कब होगा? आपने कहा सुख नहीं है, आपने कहा सुख है, तो हम तो परेशान हो रहे हैं, हमें तो न वर मिल रहा है न लड़की अच्छी मिल रही है। आप देखिए ये दशा चल रही है, ये दशा चल रही है। तो कुछ दशाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं जिसको हम गलत समझते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं। जैसे शुक्र की दशा में शनि का अंतर क्या करता है, और शनि की दशा हो और शुक्र का अंतर हो तो ये क्या रिजल्ट है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। गुरु की दशा हो और शुक्र का अंतर हो, ये शुक्र की दशा हो, गुरु का अंतर हो, ये क्या फलित करेगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। शनि की दशा में शुक्र और शुक्र की दशा में शनि, और ऐसे मोड़ पे हो जब हमें निर्णय लेना हो तो कैसे हम फलित करेंगे? शनि की दशा में बुध और बुध की दशा में शनि। अच्छा, सबसे खतरनाक तो सूर्य की दशा में शनि और शनि की दशा में सूर्य। इसमें हम निर्णय कैसे लें?
हम तो अक्सर सोचते हैं कि अरे गुरु की दशा आ रही है और शुक्र का अंतर आ रहा है, तेरे पे मौजा ही मौजा होंगे। और खास करके धनु लगन और मीन लगन वाले सुन लें, गुरु में शुक्र की दशा हो या शुक्र में गुरु की दशा हो, बैंड बजता ही बजता है। गुरु कोई त्रिराय का स्वामी बन रहा है, कोई त्रिक भाव का स्वामी बन रहा है, इसलिए अच्छे ग्रहों की दशाएं, अंतरदशाएं आने पर भी हमें शुभ फल नहीं मिल रहे। तो शनि में शुक्र में क्या होगा? शनि में शुक्र में क्या होगा? क्या आपकी जन्मपत्री में शनि उच्च का है और शुक्र स्वक्षेत्री है, या शुक्र उच्च का है? फिर से सुने, क्या आपकी पत्री में शनि उच्च का है? मिथुन लगन, शनि पंचम भाव में उच्च का, हैविंग द लॉर्डशिप ऑफ 8th हाउस एंड 9th हाउस, शनि उच्च का, और बोथ आर दी फ्रेंड्स, क्या क्या रहेगा फलित? और जो शुक्र है, शुक्र का जो प्रभाव है वो एक तो है पंचमेश और एक है द्वादशेष। द्वेष और व्ययेश की अंतर दशाओं में उसकी जो दूसरी राशि है उसे देखें वो कहां है, फलित वहां के मिलेंगे। और अगर शनि उच्च का है, शनि उच्च का है, शुक्र भी बहुत अच्छा है, अब क्या फलित होगा? अब फलित गलत जाएगा। क्यों? क्योंकि शनि वैराग्यवादी है, शुक्र अगर भोगवादी है तो शनि वैराग्यवादी है। शुक्र की महादशा में शनि का अंतर, अगर राजा भी होगा फकीर बना देगा, भिखारी बना देगा। शनि उसे वैराग्यता की ओर लेके जाएगा, अध्यात्म की ओर लेके जाएगा, प्रोवाइडेड इस शनि के ऊपर कोई शुभ दृष्टि आ जाए। अगर लगन में गुरु है या 11वें भाव में गुरु है या 9वें भाव में गुरु है, इसमें अगर इसका एस्पेक्ट इस उच्च के शनि की ओर है तो ये व्यक्ति संसार के सुखों को भी भोगेगा, ज्ञान और वैराग्य और अध्यात्म में भी बहुत आगे जाएगा। हमें ये देखना है कि किस ग्रह का प्रवृत्ति क्या है। अच्छा, इसमें एक और बड़ा कीमती रोल है जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए। कारक। जन्म कुंडली में विवाह का सुख देखना हो तो सप्तम भाव विवाह की घोषणा करता है। सप्तम भाव पे शुभ ग्रहों के एस्पेक्ट विवाह में शुभता देते हैं। सप्तम भाव पर पाप ग्रहों के एस्पेक्ट विवाह में परेशानियां लाते हैं, रुकावटें लाते हैं। लेकिन स्त्रियों की पत्री में विवाह का कारक गुरु है, पुरुष की पत्री में विवाह का कारक शुक्र है। इसलिए तो मैंने थोड़ी देर पहले D9 चार्ट में शुक्र और गुरु को केंद्र में बोला था, तो दोनों के कारक D9 चार्ट में केंद्र में आने से दोनों को सुख देने वाले बन जाते हैं। अगर कारकास के ऊपर पुरुषों के लिए शुक्र और स्त्रियों के लिए गुरु, इन पे पाप प्रभाव ना हो तो ये शुभता देने की ताकत रखते हैं। किसी भाव में शुभ ग्रह हो उससे अच्छा ये होता है उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। दृष्टि एस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें भी एक दृष्टि बहुत चमत्कारी है। उस दृष्टि को कहते हैं पृष्ठगामिनी दृष्टि। क्या कहते हैं? पृष्ठगामिनी दृष्टि इज द मोर इंपॉर्टेंट। इस पृष्ठगामिनी दृष्टि से अधियोग बनते हैं, लग्न अधियोग बनते हैं, चंद्र अधियोग बनते हैं, सूर्य अधियोग बनते हैं, और इन अधियोगों को D9 चार्ट में देख लेना चाहिए तो और भी चमत्कार हो जाता है। जैसे अब छठा भाव त्रिक भाव है, अष्टम भाव ये भी त्रिक भाव है, लेकिन अगर छठे भाव में और अष्टम भाव में दो शुभ ग्रह आ जाए, शुक्र आ जाए, बुध आ जाए, गुरु आ जाए, तो ये पृष्ठगामिनी दृष्टि बनती है। क्योंकि अष्टम भाव का शुभ ग्रह द्वितीय भाव को देखेगा, कुटुंब स्थान को देखेगा, और चतुर्थ भाव को देखेगा अगर गुरु होगा तो नवी दृष्टि से। तो कुटुंब की भी रक्षा हो गई और जो सुख का भाव है वो भी एनलाइटेड हो गया। और अगर छठे भाव में, जिससे हम समझ लेते हैं तो बुरा हो गया की तरह,
ऐसे माता पिता के प्रति कृतज्ञता आज के युग में, आपके अवतार क्या कहते हैं? राम जी आते, उनको कहा मेरे पिता ने कि तू जंगल में जा, उन्होंने सुन लिया कि मेरी माता को वचन दिया मेरे पिता ने, मेरे पिता का वचन खंडित ना हो जाए, मेरे पिता कहीं शर्मा के मुझसे कह ना पाए, मेरे पिता मुझे कह ही नहीं पाएंगे, मेरे पिता की बात ना खराब हो जाए। राम जंगल की ओर चल दिए। वो जवानी पूजनीय है जो माता पिता के वचनों को निभाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर जाती है। जवानी वही कीमती है। और फिर उसके साथ उसके भाई भी जा रहे हैं, सीता भी साथ जा रही है, आपको सबको पता है। तो आपका सूर्य अगर पत्री में नीच का है तो पिता बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसकी अवज्ञा ना हो, इसका मान सम्मान हो। चंद्रमा नीच का है तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चंद्रमा अगर नीच का होता है तो व्यक्ति का जो मन है वो व्यथित होता है, उस क्षण में तोला, क्षण में कभी कुछ, उसे बहुत मेहनत, बहुत श्रम करनी पड़ती है। लेकिन उसके पास एक सौभाग्य है कि वो वृश्चिक राशि में नीच का होता है, और वृश्चिक राशि में मंगल उसे असीम धैर्य प्रदान करता है। जिसका भी नीच का चंद्रमा होगा वो या तो बहुत बड़ा खिलाड़ी होगा, वो नेगेटिव एनर्जी को भांपने की क्षमता रखता है, वो असाधारण योद्धा होता है, वो आसानी से पराजित नहीं होता और किसी की भी बात को आसानी से लेता भी नहीं है। वो अपने तर्क के तराजू पे तोलता है, क्योंकि चंद्रमा वहां मंगल की राशि में है और मंगल उसका मित्र है। मंगल कहता है भाई मैं हूं ना तेरे साथ। ये जो रिलेशनशिप है ग्रहों की, ये हमारा परिचय देती है। अगर किसी की पत्री में कोई ग्रह उच्च का है, इसका मतलब पूर्व जन्मों में इसने ये श्रेष्ठ कर्म कर लिए हैं, इस जन्म में तुम्हें वो मेंटेन करने हैं। इस जन्म में तुम अगर एवरेस्ट पे चले जाओगे कब तक रहोगे? फिर नीचे उतरना ही पड़ेगा। और जिसका नीच का है वो भाग्यवान है, उन्हें उच्च के होने का गौरव प्राप्त है, वो मेहनत करके ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली बहुत कीमती है। आपकी जन्म कुंडली में पराशर ऋषि ने बड़े रहस्य भरे हुए हैं। इतने रहस्य हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरा हर बार मन करता है कि जब मैं आऊं किसी को कुछ ना कुछ मास्टर की कोई ऐसा सूत्र दे जाऊं जिससे आप लोगों को एक बहुत अच्छाई और आनंद मिले। कल एक मित्र ने योगिनी दशा पे बात की थी। योगिनी दशा का बड़ा महिमा मंडल किया था। बात तो सही है, लेकिन योगिनी किसके लिए है? पराशर ऋषि ने जो विष्णुपुत्री का गुणगान किया, क्यों किया? क्यों किया? अरे सर्किल में 360 डिग्रियां होती हैं। 360 डिग्रियों के त्रिकोण बनाओगे तो 120 अंश का एक त्रिकोण बनेगा। अगर तुम पराशरी विष्णुपुत्री दशा पे ध्यान नहीं दोगे तो पंचम और नवम त्रिकोण के रहस्यों से दूर रह जाओगे। तो सारे राजयोग जो चतुर्थ और पंचम और जो खास करके नवम और दशम लगन से बनते हैं उनसे तुम चूक जाओगे। अगर पत्री में दीर्घायु है विष्णुपुत्री देख लो, अगर पत्री में अल्पायु है योगिनी भी देख लो। और इनके भी रहस्य हैं कि योगिनी को कहां देखना है। क्या लग्न कुंडली में देखना है कि D9 में देखना है, या D60 में देखना है, या D30 में देखना है? कौन सी दशा को, चरदशा को, जेमिनी की कहां देखना है? अब जेमिनी से पूछो शादी की बात तो एक बड़ा प्यारी मास्टर जी देते, बोले देखो तारा, वहां पर जेमिनी का अपना ढंग है देखने का। दारात्मक ग्रह को पकड़ो कहां है। अगर दारात्मक ग्रह 6, 8, 12 D9 चार्ट में है तो इस व्यक्ति को पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। देखिए जेमिनी के अंदर कितनी खूबसूरत बात, हर ऋषि ने ऐसे ऐसे मोती बिखेरे हुए हैं। वो कहते बस दारात्मक ग्रह को देखो। अमात्य कारक हैं, आप जानते हैं कौन कौन होते हैं। अगर दारात्मक ग्रह D9 में केंद्र में है, D9 में त्रिकोण में है, शुभ ग्रहों द्वारा एस्पेक्टेड है, इसे गृहस्थी का सुख मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कितने भी उसमें संकट और तकलीफें हों। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा। पता चल गया जी मेरी कुंडली में कष्ट ज्यादा है, तकलीफें ज्यादा है, परेशानियां ज्यादा हैं, तो ये पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा ने बड़े प्यारे प्यारे सिस्टम बना रखे हैं, प्यारे प्यारे मंत्री संतरी बना रखे हैं और सबको काम सौंप रखे हैं।
अगर आपको अपने इष्ट देव का पता है, थ्रू इष्ट देव वो व्यक्ति है, गाइड है, वो व्यक्ति इस संसार में आपका गॉड फादर है, जो आपके दुख सुखों में आपकी सहायता करता है, जो दुख सुखों में आपकी प्रार्थनाओं को ऊपर लेके जाता है और ऊपर के आदेशों को आप तक लाता है। आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी तिथि का ज्ञान चाहिए कि आपका जन्म कौन सी तिथि में हुआ, कौन से नक्षत्र में हुआ। नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। नक्षत्र पे भाभी जी कल बोलेंगे, वो आपके लिए मैं छोड़ता हूं। ये बहुत प्यारी बातें करेंगे, बहुत रिसर्च है भाभी जी की। तिथि जो है उसमें तथागत छिपा हुआ है, तिथि में तथ्य छिपा है, तिथि में तथ्यगत छिपा है, और तिथि का एक देवता है। अगर आपकी चतुर्थी तिथि में जन्म है तो चतुर्थी के जो देव है वो गणेश जी हैं। ध्यान से समझें, चतुर्थी के देव कौन है? गणेश जी हैं। अगर आपका जन्म सप्तमी तिथि को हुआ है तो आपके देव कौन है? भगवान सूर्य हैं। आपको तिथियों के देव मालूम होने चाहिए। अमावस्या को जन्म हुआ है तो आपके देवता कौन है? पितृदेव हैं। अगर पूर्णिमा को जन्म हुआ है तो आपके देवता चंद्रमा हैं। अब चंद्रमा के देव अधिदेव कौन है? वो इष्ट देव होते हैं। अब किसी का रोहिणी नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र में पता चल गया इसके तो जो डिपार्टमेंट ब्रह्मा जी के पास है, और अगर आपको यह पता चल गया कि आपकी मान लीजिए आपकी तिथि चतुर्थी है, चतुर्थी के देव गणपति हैं, अब गणपति के अधिदेव कौन है ये जानना जरूरी है। वहां से आपके संकल्प, वहां से ली गई आपकी प्रार्थनाएं, वहां से लिए गए आपके मंत्र जाप सब रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। ये महत्वपूर्ण है। जो तिथियां हैं, तिथियों के स्वामी, स्वामियों के अधिदेवता, वहां से आपके कर्म कांड के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।